हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, आज अपने डिफेंस ऑडिट कोड के चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एसएस के ओल्ड और न्यू सिलेबस के बीच में कंपैरिजन बताया था, राइट। तो इसका दोस्तों चैप्टर 1 जो है अपने ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और दोस्तों, डिफेंस अकाउंट कोड के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और जो OM1 है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपने, और OM2 दोस्तों हाफ के अंदर उसकी ड्यूटीज़ जो हैं अपनों ने वो पढ़ ली है, राइट। तो और दोस्तों, अब जो अपना सिनेरियो रहेगा पढ़ने का, वो ऑडिट कोड जो है इसके 7 से 8 चैप्टर आपको मैं कंटिन्यू करवाऊंगा, राइट। तो फिर ऑडिट कोड, अकाउंट कोड और OM2 जो है पैरेलल आ जाएंगी, फिर तीनों को पैरेलल करके अपने इनको धीरे धीरे फिनिश कर देंगे, राइट। और दोस्तों, चैप्टर 2 जो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ऑडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के हिसाब से, और कम से कम 30 सवाल इससे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। और 30 सवाल ना बोले तो कम से कम 30 बार पूछा गया है। एक सवाल को 2 या 3 बार पूछा करके ऐसे आप काउंट करोगे, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो आप देखना कम से कम 30 बार आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहला है दोस्तों इंट्रोडक्टरी के अंदर दोस्तों सवाल पूछा गया था नवंबर 2007 के अंदर, रूल नंबर 15 से। सवाल क्या था उस टाइम? डिस्क्रिप्टिव होता था। और सिलेबस बताने का ये फ़ायदा है कि अब आपको पता रहेगा कि उस टाइम कैसे सवाल आते थे, राइट। क्योंकि दोस्तों जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स था वही ऑब्जेक्टिव था, बाकी सारे सब्जेक्टिव थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे, ठीक है। तो आपको इसके बारे में लिखना होता था, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो ये दे दिया कि भाई ऑडिट जो है इसका प्राइमरी फंक्शन बताओ आप, राइट। तो इसका आंसर दोस्तों ये 15 नंबर में दिया हुआ है। देखिए क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट इज़ टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी फंक्शन क्या है ऑडिट का? ये वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई करना? अब दोस्तों वेरीफाई की हिंदी मत पूछना मेरे से, ठीक है। अब वेरीफाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाणित करना, या वेरीफाई ही है, ठीक है। मतलब वेरीफाई मतलब अपने जांच कर रहे हैं उसकी, राइट। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट इज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स, राइट। वो अकाउंट कितना एक्यूरेट है, वो कितना कंप्लीट है, ठीक है, अपने आप में संपूर्ण है, राइट। और क्या सुनिश्चित करते हैं? टू सिक्योर दैट ऑल रिसिप्ट्स आर ब्रॉट टू अकाउंट अंडर द प्रॉपर हेड। जितना भी पैसा आया है वो प्रॉपर हेड के अंदर गया है, राइट। ऑल एक्सपेंडिचर एंड डिसबर्समेंट्स, और जितना पैसा खर्च किया है, जितना पैसा बांटा है, डिसबर्समेंट यानी बांटा है, आर ऑथोराइज्ड, हाँ भैया वो ऑथोराइज्ड था, वाउच्ड था, प्रमाणित किया गया था, एंड करेक्टली क्लासिफाइड, और उनको प्रॉपर कोड हेड के अंदर उनको भी दिया है, सारे रिसिप्ट्स को, सारे एक्सपेंडिचर्स को। एंड द फाइनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट एंड ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इट प्रपर्स टू एग्जिबिट। और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जो फाइनल अकाउंट जो बना है, जो फाइनल अकाउंट ऑडिट के सामने प्रस्तुत किया गया है, वो जो है ए कंप्लीट एंड ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इट पर्पस टू हैबिट। जो अकाउंट शो किया गया है और जो अकाउंट वो शो करना चाहता है, उसकी जो इंटेंशन है, जो उसकी जो विश है, उसका जो अभिप्राय है, वो पूरा हो रहा है या नहीं, ये सारा काम देखना जो है ऑडिट का है, राइट। दोस्तों अकाउंट्स कोई बनाएगा, ऑडिट हम करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स कोई डिफेंस सर्विसेज बनाएंगे, जितनी उनको प्राप्तियां हुई, जितने वो खर्चे किए, और उसकी ऑडिट करने का दोस्तों प्राइमरी फंक्शन है वो DAD डिपार्टमेंट का है। और DAD दोस्तों ये चीज़ें करेगा, ठीक है। उनको देखेगा कि जिस लिए अकाउंट्स बनाया गया है क्या वो पर्पज़ पूरा हो रहा है या नहीं, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए 16 नंबर सवाल दोस्तों नवंबर 2007 में पूछा गया था। एक सिंपल सी लाइन है, क्या है? इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑडिट ड्यूटीज़। अगर आप ऑडिट करते हो किसी भी चीज़ की, दोस्तों ऑडिट का मतलब यहाँ पे मेन ऑफिस का मतलब CDA PCDA के अंदर, एरिया अकाउंट्स ऑफिस के अंदर, और दोस्तों लोकल ऑडिट ऑफिस के अंदर, और रीजनल ऑडिट ऑफिस के अंदर। 4 ऑफिस हो गए, PCDA CDA हो गया एक तो, ठीक है। CGDA भी मान लो, ठीक है। AAO एरिया अकाउंट्स ऑफिस, RAO और LAO, इनके अंदर जहाँ पे भी अपने पूरे DAD डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिटर्स हैं, जहाँ पे भी, और जहाँ पे ऑडिट का काम है, तो उनके लिए सारे नियम बताए गए हैं, राइट। देखिए दोस्तों जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट करनी कैसे है आपको, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, उसके रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर इसी पे ही है, तो इस हेडिंग को मत भूलना आप, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ऑडिट को, राइट। तो इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑडिट ड्यूटीज़, अगर आप ऑडिट करते हो तो आपकी ऑडिट ड्यूटी को आप डिस्चार्ज करते हो, मतलब ऑडिट करते टाइम आपको क्या क्या देखना है? द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑडिटोरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस शुड ऑलवेज बी बोर्न इन माइंड। दिमाग में हमेशा दोस्तों क्या रखना है कि ऑडिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है। ऑडिट का काम दोस्तों अलग रहता है, कोई भी प्रशासनिक जो वर्क है, एडमिन का काम है, वो अलग रहता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को दोस्तों मिक्स नहीं करना है, आपको एडमिन नहीं बनना है वहाँ जाके, ठीक है। आप किसी चीज़ की ऑडिट करते हो तो आपको एडमिन नहीं बनना है, उनके प्रशासन के अंदर नहीं घुसना है, आपको ओनली ऑडिट करनी है। उसके क्या नियम कानून है वो इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं, राइट। यस और नो। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है। इनमें से कहीं से भी एक लाइन उठा के और आपसे सवाल पूछ लेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये चीज़ें एक बार 2 बार पढ़ी होगी तो हमें दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ भैया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा पढ़ा था, राइट। तो देखिए इट इज़ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक फाइनेंशियल रूल्स। गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है कि फाइनेंशियल रूल्स बनाए। फाइनेंशियल मतलब दोस्तों पैसे से रिलेटेड रूल,
ठीक है। फाइनेंस जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब पैसा, ठीक है। पैसे से रिलेटेड रूल बनाए कौन? गवर्नमेंट। एंड ऑर्डर्स, रूल बनाए, ऑर्डर्स बनाए फॉर द डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज के बनाएगी। फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, ऑफिसर्स जो है डिफेंस सर्विसेज के उनके लिए। और फॉर द डीएडी, राइट। और डीएडी दोस्तों किसके लिए? ब्रैकेट में मैंने डाल दिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट्स। अब दोस्तों इस पूरी लाइन को किताब के अंदर पूरा लिखा गया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक ही होगा, ठीक है। एक भी फुल स्टॉप कॉमा बीच में नहीं लगाते हैं वो, ठीक है। अब इस पूरी लाइन को एक साथ अपने पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्या लिख दिया। अब दोस्तों इसको इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है ताकि अलग अलग चीज़ें सारी दिखे अपने को, राइट। तो समझ में आ रहा है इजीली अपने को। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक फाइनेंशियल रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द डिफेंस सर्विसेज, फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, फॉर द डीएडी, राइट, जो क्या है रिस्पॉन्सिबल है मेकिंग पेमेंट के लिए। अब दोस्तों ये सब क्लोज था इतना पूरा, ठीक है। अब इसको वापस पढ़िए। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू अप्लाई दीज रूल्स एंड ऑर्डर्स, राइट। कौन से ऑर्डर्स? ये वाले। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑडिट टू वेरीफाई दैट दीज रूल्स एंड ऑर्डर्स आर प्रॉपर्ली अप्लाइड। जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं दोस्तों, रूल गवर्नमेंट बनाएगी, राइट। और ऑडिट क्या देखेगा कि वो अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए, राइट। समझ में आ गया दोनों में फ़र्क? गवर्नमेंट तो रूल बनाएगी, गवर्नमेंट ने रूल बनाया, ऑडिट क्या करेगी? देखेगी कि ये रूल प्रॉपर अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। अब दोस्तों अगले ही लाइन में लिख दिया इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑडिट टू प्रेस्क्राइब रूल्स एंड ऑर्डर्स। अब ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अभी इसका वन लाइनर बना देगा, ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा आपसे कि भाई क्या ऑडिट रूल्स प्रेस्क्राइब कर सकता है रूल्स और ऑर्डर्स? तो इसका आ जाएगा नहीं, ऑडिट प्रेस्क्राइब नहीं करता, ऑडिट ओनली जांच करता है, वेरिफिकेशन करता है कि जो रूल्स, जो फाइनेंशियल रूल्स ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो प्रॉपरली अप्लाइड हुए हैं या नहीं हुए, राइट। येस और नो, आया ना? आगे चलिए दोस्तों 17 नंबर पे। ऑडिट बाय द डीएडी इज कंडक्टेड विद रेफरेंस टू द रूल्स लेड डाउन इन दिस कोड। दोस्तों जो ऑडिट डीएडी करता है, ऑडिट बाय द डीएडी, राइट, इज़ कंडक्टेड विद रेफरेंस टू द रूल्स लेड डाउन इन दिस कोड। जो इसकी किताब के अंदर, जो मेरी किताब है डिफेंस ऑडिट कोड की, इसके अंदर जो रूल लिखे गए हैं वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं ऑडिटर्स को, किसके? डीएडी डिपार्टमेंट को, राइट। एंड अदर रेगुलेशंस फॉर द डिफेंस सर्विसेज एंड अदर ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट। इस किताब के साथ साथ ये किताब तो है ही, दूसरा दोस्तों जो गवर्नमेंट और ऑर्डर्स और रेगुलेशन इशू करती है, राइट, एंड अदर कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि इस किताब के अंदर जो नियम लिखे गए हैं, जो सरकार देगी या अदर कोई सीएफए कोई नियम आ जाता है तो वो सारे डीएडी के ऑडिटर्स को फॉलो करने पड़ते हैं वाइल दे आर डूइंग द ऑडिट, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 18 नंबर रूल, ये भी नवंबर 2007 में पूछा गया था, राइट। अब दोस्तों 19 नंबर रूल नवंबर 2007 और अगस्त 2016 के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के अंदर पूछा गया था, राइट। तो देखिए दोस्तों हर एक पैरा जो है किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, राइट, और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखिए इन द कोर्स ऑफ स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स, स्क्रूटनी क्या होता है दोस्तों? देखना उनको, जांच करना डॉक्यूमेंट्स की, उसको स्क्रूटनी बोलते हैं दोस्तों, स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ऐसे आपको याद रखना है, राइट। इन द कोर्स ऑफ स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, जब आपका डीएडी डिपार्टमेंट के ऑडिटर्स जो हैं वो स्क्रूटनी करते हैं अकाउंट्स की और ट्रांजैक्शंस की, किसकी? डिफेंस सर्विसेज की, राइट। समझ में आ रही है इतनी बात? ऑडिट इज एंटाइटल्ड, ऑडिट इज ऑथोराइज्ड। एंटाइटल का मतलब है कि आपको अथॉरिटी है, ठीक है, आपको परमिशन है। ऑडिट इज एंटाइटल्ड टू मेक रेलेवेंट क्वेरीज। रेलेवेंट क्वेरीज मतलब दोस्तों जो प्रासंगिक क्वेरी है, बिना फालतू की नहीं, जो रेलेवेंट है, जो काम से रिलेटेड है, राइट। ऑडिट इज एंटाइटल्ड टू मेक रेलेवेंट क्वेरीज एंड ऑब्जर्वेशंस, राइट। समझ में आ रही है? एंड टू कॉल फॉर सच वाउचर्स, स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स एंड एक्सप्लेनेशन, राइट। दोस्तों आपके पास कोई भी बिल आया मान लो, ठीक है, 5 लाख रुपए का बिल आया, ठीक है, आप पीसीडी के कोई भी सेक्शन में काम कर रहे हो, राइट। तो दोस्तों आप क्या है, आपको एंटाइटलमेंट है इन चीज़ों का कि आप रेलेवेंट क्वारी करो किसी से, जो बंदा बिल लेके आया है, ठीक है, उस पर ऑब्जर्वेशंस रेज करो, हाँ भैया ये सेंक्शन नहीं है, ये है वो है, ठीक है। आप उसके सपोर्टिंग वाउचर्स मंगवा सकते हो उस बिल से रिलेटेड, स्टेटमेंट्स मंगवा सकते हो, ठीक है, रिटर्न्स कर सकते हो, उसको एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। आगे क्या है दोस्तों? इन रिलेशन टू देम एज इट मे नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज़। मतलब आपको अपनी ड्यूटीज़ का प्रॉपर डिस्चार्ज करना है तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, राइट। आप ये चीज़ें कर सकते हो, राइट। ऑल क्वेरीज एंड ऑब्जर्वेशंस शुड बी काउच्ड इन लैंग्वेज विच इज कोर्टियस एंड इम्पर्सनल। दोस्तों अगर आप कोई भी ऑब्जर्वेशंस रेज करते हो, मान लो अब दोस्तों ऑब्जर्वेशन बार बार आ रहा है, जब एलओ आरओ में आप काम करते हो तो ये चीज़ें दोस्तों आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जेक्शंस, राइट। तो जो नहीं करते उनके लिए मैं बता देता हूं कि जब इंटरनल ऑडिट होती है यूनिट्स के अंदर, तो ऑडिट टीम जब जाती है तो जो उनके अकाउंट्स जब हम स्क्रूटनी करते हैं और आर्मी यूनिट्स की, तो उसके अंदर दोस्तों हमें जो भी डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, राइट, कास्टिंग एरर में है, कोई अथॉरिटी कोड नहीं है, ठीक है, लेजर्स के अंदर कुछ भी दिक्कत है, कास्टिंग एरर दोस्तों समझते हो, गुणा भाग की एरर, ठीक है, जोड़ घटाव की एरर, ठीक है, कोई भी लेजर है मान लो, ठीक है, पहले उसमें 5 आइटम थे, एक और आ गया, ठीक है,
तो ये 6 हो गए, ठीक है। तो कई बार क्या है दोस्तों, क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, तो इसको कास्टिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हम रेज करते हैं, फिर वो रिप्लाई आता है यूनिट से, राइट। तो दोस्तों जो ऑब्जर्वेशन आप रेज करते हो या मेन ऑफिस के अंदर भी हो, अगर आप कोई भी सेक्शन के अंदर, तो अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे, मान लो इस बिल पे ऑब्जेक्शन आपको वापस करना है, तो आपकी लैंग्वेज जो है कर्टियस होनी चाहिए, इम्पर्सनल होनी चाहिए, राइट। आगे चलिए दोस्तों, क्या है, नवंबर 2007 और अगस्त 2016 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर क्या पूछा गया था। रूल नंबर 19 है, इन ऑडिटिंग डिफेंस सर्विसेज अकाउंट्स, जब आप डिफेंस सर्विस अकाउंट की ऑडिट कर रहे हो। अब दोस्तों ऑडिट शब्द आएगा पूरी किताब के अंदर, ठीक है। ऑडिट, इन ऑडिटिंग डिफेंस सर्विसेज अकाउंट, ऑडिट शुड नॉट मेक इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज फ्रॉम द पर्सनल ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों आपको किसी भी जो डिफेंस सर्विसेज का पर्सोनल है उससे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करनी, ठीक है। इस बिल का एग्जांपल लो 5 लाख रुपए का था, तो आप इससे नहीं पूछोगे, ठीक है। मान लो आप ऑब्जेक्शंस रेज भी करोगे तो दोस्तों वो यूनिट के नाम से जाएगा, वो किसी फॉर्मेशन के नाम से जाएगा, ना कि आप जो बंदा लेके आए उसको लिख दो कि मान लो फला फला बंदा ABC के नाम से आप ऑब्जेक्शंस रेज कर दिया, या उससे आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर दिया, हाँ भैया तूने ये कैसे कर दिया, ये क्यों नहीं है, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको लैंग्वेज कर्टियस रखनी है, इम्पर्सनल रखनी है, और आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी नहीं कर सकते, राइट। सच एक्शन कौन सा दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वाला, ठीक है। सच एक्शन कौन सा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी वाला, राइट। वुड अमाउंट टू एन एनक्रोचमेंट ऑन द फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हो, तो क्या है, एनक्रोचमेंट है। एनक्रोचमेंट का मतलब हस्तक्षेप कर रहे हो आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के साथ, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी होगी दोस्तों, जो मान लीजिए एग्जाम्पल लो आप किसी यूनिट्स का, आर्मी यूनिट्स का, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों जो काम कर रहे हैं बंदे, जो एडमिन चला रहे हैं उनकी यूनिट का, उनको दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोलते हैं। अगर आप उनके बंदों से ही पर्सनल आप इंक्वायरी करने लग जाओगे, तो क्या आप उनके काम के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहे, आपका परव्यू नहीं है वो, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब दोस्तों सारी बातें कर ली, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑडिट ड्यूटीज द पर्सनल ऑफ द DADs आर रिक्वायर्ड टू अडियर टू द सर्टेन गाइडलाइंस, मेंशन द गाइडलाइंस। ये दोस्तों पैरा नंबर 16, 18 और 19 के अंदर पूछा गया था, ठीक है, राइट। तो दे दो कि नवंबर 2007 के अंदर मैंने बताया है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते थे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी पूछा गया है, ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ अ COD दोस्तों जो ऑर्डिनेंस डिपो होता है, ठीक है, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो होता है, राइट, जहाँ से सामान इशू होता है, उसको बोलते हैं। LO मेक्स इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज फ्रॉम द पर्सनल ऑफ द COD, प्लीज़ कमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, जो भी अभी नियम पढ़ा था कि हमने उनसे पर्सनल इंक्वायरी नहीं कर सकते, वो क्या है, एनक्रोचमेंट है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर, राइट। समझ में आया दोस्तों। आगे चलिए क्या है, अब दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था अभी अपनों ने, राइट। अब आ गया ऑडिट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PCDA की क्या ऑडिट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ए PCDA ऑफ DAD इज रेस्पॉन्सिबल थ्रू द CGDA टू द FADS फॉर द ऑडिट ऑफ द पोर्शन ऑफ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या है कि PCDA है DAD के, वो रेस्पॉन्सिबल है थ्रू CGDA के, किसके लिए, FADS के लिए, किस चीज़ के लिए, ऑडिट के लिए, किसका, पोर्शन ऑफ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये, दैट इज़ एंट्रस्टेड टू हिम, ठीक है। जो काम उसको सौंपा गया है, PCDA को जो काम सौंपा गया है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के ऑडिट का, तो वो सारा CGD और FADS के लिए वो क्या है, डेडिकेटेड है, रेस्पॉन्सिबल है, राइट। अगला पैरा में क्या दोस्तों, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द CGDA, बिना CGDA के सैंक्शन के ही। अब दोस्तों यहाँ पे ही लिख दिया किताब के अंदर, अब ही लिख दिया तो दोस्तों मैंने सोचा कि ही क्यों लिखा, राइट। ही लिखा है दोस्तों, ये PCDA को रेफर कर रहा है, तो ही की जगह दोस्तों शी भी तो लिख सकता था, राइट। ही का मतलब कौन, PCDA, तो दोस्तों शी नहीं हो सकता क्या, ही क्यों लिखा है, या इट लिख देता, राइट, या फिर PCDA लिख देता। तो दोस्तों मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ, जहाँ पे भी ही लिखा होता है तो मैं इसको ही नहीं पढ़ता, मैं ही, शी, इट, PCDA ऐसे पढ़ूंगा मैं, राइट। क्या करते हैं दोस्तों, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द CGDA ही, शी, इट, PCDA विल नॉट टेक अप द ऑडिट ऑफ एनी अकाउंट्स विच डू नॉट फॉल विद इन द स्पीयर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑडिट। दोस्तों अगर PCDA को कोई काम करना है, किसी चीज़ की ऑडिट करनी है, तो उसको दोस्तों CGDA की सैंक्शन चाहिए, राइट। यही बोला गया इसके अंदर। दोबारा देखिए दोस्तों, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द CGDA PCDA will not take up the audit of any accounts which do not fall within the sphere of its duties of audit। दोस्तों जो काम इसकी ड्यूटीज़ में नहीं आता, इसकी ऑडिट की ड्यूटीज़ के अंदर नहीं आता PCDA के, उसके लिए दोस्तों उसको CGDA के सैंक्शन चाहिए ही चाहिए, राइट। ये बोला गया इसके अंदर, राइट। आगे चलिए दोस्तों, ऑडिट एंड स्क्रूटनी ऑफ सैंक्शंस ऑन ऑर्डर्स। अब दोस्तों ऑडिट करनी है और स्क्रूटनी करनी है किसकी, सैंक्शंस की और ऑर्डर की, ठीक है। सैंक्शंस क्या होती है अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको। आगे देखिए दोस्तों, पैरा नंबर 23 है, इसके अंदर दिया गया है सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए सैंक्शन क्या होती है। दोस्तों बहुत इजी सा शब्द है सैंक्शन, अगर आप खुद सोचते हो कि सैंक्शन है तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़, लेकिन दोस्तों अगर हमें किसी चीज़ को समझाना है तो हमें उसकी डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स हमें चाहिए, राइट। जैसे मुझे आपको बताना है सैंक्शन क्या है, तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए ये चीज़ें बता सकता हूँ, राइट। दोस्तों सैंक्शन जो क्या है, एक अथॉरिटी है, ठीक है। सैंक्शंस का सिनोनिम मान लो एक अथॉरिटी है, जिसके बिहाफ पे, जिस पेपर के बिहाफ पे आप वो काम कर सकते हो, आप ऑथोराइज्ड हो, ठीक है। मान लो दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन है कोई, राइट, और उसको दोस्तों TD जाना है,
राइट, या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को टीडी जानना है, क्यों? क्योंकि दोस्तों उसको टूर्नामेंट है, राइट, तो उसको दोस्तों सैंक्शन चाहिए, मेन ऑफिस से चाहिए, राइट, पीसीडीए सीडीए से, सीजीडीए से, वो दैट इज़ अलग मैटर है वो, राइट, मतलब उसको सैंक्शन चाहिए जिस पेपर के बिहाफ पे वो जा सकता है। दोस्तों आपका एग्जाम था, ठीक है, तो आपका एग्जाम था, तो दोस्तों आपको जो लेटर मिला था, आपको रोल नंबर इशू हुए थे, आपका पार्ट 2 ऑर्डर हुआ था, वो आपकी अथॉरिटी थी, राइट, कि हाँ आप एग्जाम में बैठ सकते हो। बिना उसके दोस्तों आपको बैठने देते क्या? वो नहीं बैठ सकते। आउटसाइड दोस्तों एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरा है आपने, राइट, आप इस सर्विस में हो, आपको ये सर्विस पसंद नहीं है, आपको एक्साइज में जाना है, इनकम टैक्स में जाना है, तो दोस्तों आपको आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट का जब आप फॉर्म भरोगे, एसएससी का फॉर्म भरोगे, तो आपको दोस्तों डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए, राइट, तो वो एनओसी क्या है दोस्तों? वो सैंक्शन है, राइट, कि आप जा सकते हो। दोस्तों कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हो, आर्मी के रेफरेंस में ले लूँ, आपके ऑफिस के रेफरेंस में ले लूँ, ठीक है, आप जैम से कुछ भी प्रोक्योर करते हो, राइट, तो आपको दोस्तों सैंक्शन चाहिए, राइट, फाइनेंशियल अथॉरिटी की, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी की सैंक्शन चाहिए, राइट, यूनिट्स को चाहिए दोस्तों, आईएफए की सैंक्शन चाहिए। तो दोस्तों ये तमाम तरीके की चीज़ें जो है, सैंक्शन जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर चलती रहती है, राइट, बस आपको आँख खोल के थोड़ा सा ध्यान देना है उन चीज़ों पर, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, राइट। तो देखिए क्या 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 दिया हुआ है इसके अंदर, सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स, राइट, सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स विच आर एप्लीकेबल टू डिफेंस सर्विसेज इशूड बाय। दोस्तों सैंक्शन है, कुछ ऑर्डर्स हैं जो डिफेंस सर्विसेज पे एप्लीकेबल होती है। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है एक तो, राइट, एक नंबर बात तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा क्या दोस्तों? वेरियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन विद कंकरेंस ऑफ द एमओडी फाइनेंस। दोस्तों एमओडी फाइनेंस का तो सहारा लेना पड़ेगा अगर कोई फाइनेंशियल मुझे सैंक्शन देनी है, ऑर्डर देने हैं, राइट। अब इसको दोस्तों ये सब क्लोज था यहाँ से पढ़िए दोबारा। सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स आर कम्युनिकेटेड बाय देम, सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स आर कम्युनिकेटेड बाय देम, किसके द्वारा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेरियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट टू द पीसीडी सीडीए। तो दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स आर कम्युनिकेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस विद कंकरेंस ऑफ एमओडी फाइनेंस डायरेक्ट टू द पीसीडी सीडीए। ठीक है, अब दोस्तों टॉपिक क्या पढ़ा था? पीसीडी सीडीए के, तो इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई होगी, राइट। सच सैंक्शन दोस्तों कौन सी सैंक्शन? जो ऊपर बताई गई है, ये वाली सैंक्शन, ठीक है। शुड इंडिकेट दैट द ऑर्डर मेमोरेंडम, दोस्तों मेमोरेंडम क्या बोलते हैं? ज्ञापन बोलते हैं, राइट। जो दोस्तों सैंक्शन आई है, शुड इंडिकेट दैट द ऑर्डर मेमोरेंडम लेटर इशू विद द कंकरेंस ऑफ एमओडी फाइनेंस वाइड देयर यूओ नंबर डेटेड। दोस्तों कोई भी सैंक्शन आती है तो वो पीसीडीए सीडीए को दोस्तों इस फॉर्मेट में दी जाती है, यूओ नंबर डेटेड। तो दोस्तों ये फाइल नंबर अपने लिखते हैं ना, जैसे आप कोई भी लेटर लिखते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर फाइल नंबर होता है, तो इसमें दोस्तों ये यूओ नंबर लिखते हैं कुछ करके, ठीक है, यूओ नंबर सो एंड सो डेटेड करके, राइट। सैंक्शन एंड ऑर्डर्स इशूड बाय अथॉरिटीज लोअर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कम्युनिकेटेड डायरेक्ट टू द पीसीडी सीडीए। अब दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल ही है, मान लो आप इसको, ठीक है। सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स इशूड बाय अथॉरिटीज लोअर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कम्युनिकेटेड टू द पीसीडी सीडीए वेदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या कुछ एक और ऑप्शन करके या नन ऑफ दीज लगा देगा, ठीक है। तो दोस्तों सैंक्शन और ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोअर अथॉरिटी अगर देगी तो वो डायरेक्ट पीसीडी सीडीओ को एड्रेस की जाएगी, राइट, येस और नो। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है? सैंक्शंस इशूड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुज सैंक्शंस ऑर्डर्स आर कम्युनिकेटेड बाय द रेस्पेक्टिव ब्रांचेस ऑफ द आईएचक्यू ऑफ एमओडी। दोस्तों तो क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देगा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पीसीडी सीडीए को डायरेक्ट कर देगा, क्योंकि दोस्तों उसकी रैंक और इसकी रैंक में, या ये बोल सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में और अमडे स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। तो वो क्या करेगा दोस्तों? अब जिसने डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के वीडियो देखे होंगे उसको पता होगा कि आर्मी के अंदर बहुत सारी ब्रांच होती है, जैसे एमजीओ ब्रांच है, ठीक है, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच है, ठीक है, और भी दोस्तों तमाम तरीके की ब्रांचें होती है। तो उसके अंदर क्या है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आईएचक्यू इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर बोलते हैं दोस्तों इसको, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आर्मी का दिल्ली के अंदर, वो क्या रेस्पेक्टिव ब्रांच को दे देगा। वो दोस्तों फिर ब्रांच वाला बंदा क्या होगा, उसके अंदर जो ऑफिसर बैठा होगा वो पीसीडी सीडीओ को कम्युनिकेट कर लेगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, दो एक्सेप्शन और हैं इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों 2 नंबर पॉइंट इसके अंदर क्या दिया गया है? दोज इशूड बाय द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, पहले आर्मी स्टाफ का बता दिया, अब नेवल स्टाफ का बता दिया। हुज सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स आर कम्युनिकेटेड बाय द अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू साइन ऑन हिज बिहाफ, ठीक है, मतलब वो भी डायरेक्ट नहीं करेगा, वो भी किसी को पावर डेलीगेट कर रखी होगी कि हाँ तू कर दे भाई। और दोस्तों एयरफोर्स के अंदर भी ये सेम चीज़ें आ जाएगी, ठीक है, कि कोई भी अथॉरिटी को एम्पावर किया होगा जो उसके बिहाफ पे कम्युनिकेशन कर देगा पीसीडी सीडीए से, राइट, यस और नो। तो दोस्तों ये सवाल पूछे जा सकते थे, एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं, बोल देगा कि भाई हाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोअर अथॉरिटी है वो डायरेक्ट जो पीसीडी सीडीए से कम्युनिकेट कर लेगी अगर कोई सैंक्शन आएगी, ऑर्डर आएगी, ठीक है। और दोस्तों एक्सेप्शन के लिए तीनों बता दिया, ठीक है। तो अब पूछ लेगा कि क्या एयरफोर्स का जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो क्या डायरेक्ट पीसीडी सीडीओ को करेगा? तो दोस्तों उसको नो कर देना है, क्योंकि एयरफोर्स का जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो क्या करेगा, अपने किसी को बिहाफ पे खुद पे साइन करने के लिए उसने ऑथोराइज किया होगा, ठीक है। तो ये सारी लाइन आ जाएगी कि आर कम्युनिकेटेड बाय द अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू साइन ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। तो जैसे नेवी के केस में आ गया, आर्मी के केस में कोई पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू वो चीज़ें जाएगी, राइट। आगे चलिए दोस्तों, समझ में आ रही है बातें? ये देखिए क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 24 पे चलते हैं अपने। ये है नवंबर 2007 और अप्रैल 2013 के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों रूल नंबर 24 जो है नवंबर 2007 और अप्रैल 2013 में पूछा गया है, राइट। एक बार ट्रैक्टर को जाने दो यार, साइड से शोर आ रहा है। देखिए दोस्तों क्या है, द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शंस इज कंडक्टेड बाय द डीजीएडीएस। तो दोस्तों क्या बोल रहा है
कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सैंक्शंस जो है उनकी जो ऑडिट है वो कौन करता है, DGADS के द्वारा। अब दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 था, उसको पैरा नंबर 6 जाके देखिए, प्रीवियस वीडियो देखिए जाके, उसके अंदर मैंने ये बोला था आपको कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, राइट, वो DGADS करता है, राइट। अब दोस्तों पैरा नंबर 24 में क्या बोल दिया, सिंपल बोल दिया, क्योंकि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडरस्टूड है, राइट। अब भले ही वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखे चाहे ना लिखे, आपको आंसर DGADS लगाना है। दोस्तों आपके ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शंस की ऑडिट की बात आएगी तो DGADS ही आएगा, राइट। तो पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 24 दोस्तों क्लब कर लीजिएगा, इसका 4 गुना कर दो तो 24 पे पहुंच जाओगे। ऑडिट कोड कैसे याद रखना है आपको, 6 और 24 जो हैं वो दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिख दिया, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं लिखा, राइट। अ रेगुलर ऑडिट ऑफ सच सैंक्शन, कौन सी सैंक्शन दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, विल नॉट बी कैरिड आउट बाय द PCDS CDA। दोस्तों DGADS करता है उनकी ऑडिट, राइट। तो PCDS CDA को दोस्तों अधिकार नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शंस पे कोई भी अपने उस पर सवाल उठाए या उसकी ऑडिट करे, ठीक है। उनको दोस्तों ये बाध्य हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। ऑल कोड्स, रेगुलेशंस एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कोई भी कोड्स हैं दोस्तों, रेगुलेशंस जो हैं, ऑर्डर्स जो हैं इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द DGADS। दोस्तों DGADS जो है इसको स्क्रूटनाइज करेगा एंड द CGDA, DGADS भी करेगा और CGDA भी करेगा, एंड नीड नो फर्दर स्क्रूटनी बाय द PCDS CDA। मतलब PCDS CDA को जरूरत नहीं है कि उन सब चीज़ों की उसकी स्क्रूटनी करे, उसकी रेगुलर ऑडिट करे। उनके पास ऑर्डर आ गया, राइट, और उसको फिर वो इंप्लीमेंट कर दें, राइट, वेरिफिकेशन कर दें कि वो ऑर्डर लागू हुए हैं या नहीं हुए, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, रूल नंबर 25 है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और इससे अगस्त 2016, अप्रैल 2013 और दोस्तों जो मॉडल पेपर अपलोडेड है CGD की वेबसाइट पे नए पैटर्न के हिसाब से, MCQ के हिसाब से, उसमें भी एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। वो सवाल भी आपको बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा गया है, द ऑडिट ऑफ ऑल सैंक्शंस की ऑडिट करनी है एंड ऑर्डर्स की, राइट, अफेक्टिंग डिफेंस सर्विस इशूड बाय अथॉरिटी, किसने इशू करे, लोअर दैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। द CAG एंड CGDA डिवॉल्व्स ऑन PCDA CDA ऑफ DAT। अब दोस्तों सारी चीज़ें सही चलती रहती है, अगर ऐसे शब्द आ जाए ना, डिवॉल्व्स ऑन, ठीक है, तो वहीं पे हमारा किताब बंद करने का मन करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों का मतलब हमें पता नहीं रहता, राइट। दोस्तों क्या बोल रहा है, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन जो है उसकी ऑर्डर की, इसे जस्ट प्रीवियस नियम के अंदर क्या बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दोस्तों सैंक्शन जो है उसकी स्क्रूटनी की, SCRUTINY, स्क्रूटनी या ऑडिट, दो शब्द हैं, ठीक है, ये इनको सिनोनिम मान लो आप, ठीक है। स्क्रूटनी करना, ऑडिट करना, जांच करना मतलब, ठीक है। तो वो तो करेगा दोस्तों DGADS, मेरा समझ में आया। अब दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि ऑडिट ऑफ ऑल सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स लोअर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो लोअर अथॉरिटी है, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोअर अथॉरिटी कौन सी है, वो इसमें एग्जाम्पल भी बताया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन होगी, उसकी स्क्रूटनी करनी है, उसकी ऑडिट करनी है, तो वो DGADS करेगा, राइट। और दोस्तों उससे प्रीवियस स्लाइड में जाओगे तो दोस्तों उसके अंदर कम्युनिकेशन की बात थी सैंक्शंस की, राइट। उसके अंदर दोस्तों ऑडिट की बात नहीं थी, जो मैंने बताया था ना UN नंबर वाला, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, वो कम्युनिकेशन की बात थी, राइट, ये ऑडिट की बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की जो ऑडिट करनी है उसकी स्क्रूटनी करनी है, तो दोस्तों DGADS लायबल है, राइट, हाँ है ना। अब दोस्तों लोअर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोअर अगर अथॉरिटी कोई सैंक्शन देती है तो दोस्तों CAG और CGDA जो हैं, अब CAG दोस्तों यहाँ पे DGADS की जगह CAG लिख दिया, क्योंकि ये सेम ही तो है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो वो दोस्तों डिवॉल्व करते हैं PCDS CDA पे। इसका मतलब ये है कि ये सारा जो काम है सौंप दिया PCDS CDA को कि हाँ भैया आप स्क्रूटनी करो, इसकी ऑडिट करो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेगा, उसकी सैंक्शन की स्क्रूटनी की, तो DGADS। अगर वो बोल देगा कि लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको PCDS CDA टिक करके आ जाना है, राइट। यहाँ से आपके दोस्तों 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नोट क्या दिया गया है कि अब दोस्तों लोअर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जांपल ये दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर है, ये सरकार से बड़ा थोड़ी है, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के अंदर ही तो आएगा, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगा, राइट। तो द सैंक्शंस अकॉर्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एट आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर। अब दोस्तों क्या होता है कई बार कि आर्मी यूनिट्स जो हैं वो आर्मड फोर्स, अगर कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, दोस्तों मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ, जैसे अभी दोस्तों रिक्रूटमेंट का चल रहा है कि हाँ अग्निवीर वगैरह करेंगे, वो सारा करेंगे, ठीक है। तो वैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो दोस्तों आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर उस नियम के खिलाफ कुछ भी नियम निकाल दे या सैंक्शन दे दे, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा कि वो सैंक्शन दोस्तों मान्य नहीं होगी, ठीक है, राइट। अब देखिए दोस्तों क्या है, द सैंक्शंस अकॉर्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एट आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर डज नॉट रिलीव द PCDS CDA ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ दी सैंक्शन। रिलीव दोस्तों यहाँ पे रिलीव शब्द आ गया, रिलीव का मतलब मुक्त होना, ठीक है। मतलब जो आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर पे, जो आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर दोस्तों सैंक्शन देगा, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सैंक्शन देगी, उसको दोस्तों ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है PCDS CDA को,
ठीक है, उनकी दोस्तों स्क्रूटिनी करेगा PCDCDA। ये क्या डज नॉट रिलीव का मतलब यही है कि उनको मुक्त नहीं करता वो चीज़ों करने के लिए, राइट, फॉर द ऑडिट ऑफ द सैंक्शंस, राइट। ऑल सैंक्शंस अकॉर्डेड बाय द डिफेंस हेडक्वार्टर शुड बी ऑडिटेड बाय द PCDCDA। समझ में आ रही है दोस्तों बातें? जैसे अग्निवीर वाला मैंने एग्जांपल बताया, वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है, तो वो दोस्तों PCDCDA को उस पर कोई लेना देना नहीं है, उसको इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है। उसकी स्क्रूटनी का काम जो है DGADS का है, ठीक है, वो बात की बात है। अगर दोस्तों उसके खिलाफ मान लो या कोई और ऑर्डर निकाल दिया आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर ने, तो दोस्तों आपको वो उसकी स्क्रूटनी करनी है, ऑडिट करनी है, उस पर ब्लाइंडली फेथ आपको नहीं करना है PCDCDA को, राइट। अब दोस्तों ये सारा समझ में आया नहीं आया, ये सवाल आप याद रख लो, ठीक है। कौन सा सवाल याद रखना है? ऑल सैंक्शंस अकॉर्डेड बाय द डिफेंस हेडक्वार्टर्स शुड बी ऑडिटेड बाय विच एजेंसी। दोस्तों मॉडल पेपर में ये सवाल पूछा गया है, cgda.nic.in पे जाके देखोगे तो ये सवाल आपको मिल जाएगा। इसका आंसर था PCDCDA। ऑल सैंक्शंस अकॉर्डेड बाय द डिफेंस हेडक्वार्टर शुड बी ऑडिटेड बाय विच एजेंसी। कौन सी एजेंसी करती है? जो डिफेंस हेडक्वार्टर से अगर कोई सैंक्शन आती है तो दोस्तों PCDCDA, राइट। तो इसका मतलब ये है PCDCDA काफ़ी पावरफुल पोस्ट है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, रूल नंबर 26 में क्या दिया गया है? ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी। पब्लिक मनी का पैसा कौन सा दोस्तों? जो पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करती है, राइट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मान सकते हो आप, ठीक है। उससे जो पैसा दोस्तों खर्च होगा, जो टैक्स कलेक्ट किया है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तमाम तरीके का दोस्तों जो पब्लिक का पैसा है, जो टैक्स के रूप में कलेक्ट किया है, अदर रिसोर्सेज जो कलेक्ट किया है, उसका दोस्तों एक्सपेंडिचर है वो क्या है? विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय द रेगुलेशंस और अदर ऑर्डर्स। मान लो कोई भी दोस्तों फंड पड़ा है और उसके ऊपर आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों क्या सैंक्शन चाहिए? किसकी सैंक्शन चाहिए? कौन सी अथॉरिटी की सैंक्शन चाहिए? ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी विच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द रेगुलेशंस और अदर ऑर्डर्स रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। सवाल कैसे पूछेगा? ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी विच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द रेगुलेशंस और अदर ऑर्डर्स रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ विच एजेंसी, ठीक है। तो इसका सवाल का आंसर क्या जाएगा दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, यस और नो। अगला है ऑल ऑर्डर्स विच कन्वे सैंक्शंस टू सच एक्सपेंडिचर। दोस्तों जो भी ऑर्डर्स होंगे जो क्या कन्वे करेंगे सैंक्शंस को, वो सारे एक्सपेंडिचर करने के लिए किसका दोस्तों? पब्लिक मनी का। शुड इशू इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेटर और आर्मी नेवी एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों सारे जो खर्चे के लिए जो अथॉरिटी आएगी, जो सैंक्शन आएगी, वो गवर्नमेंट लेटर के रूप में आएगी या इन तीनों के इंस्ट्रक्शंस के रूप में आएगी, राइट। द PCDCDA शुड नॉट एक्ट ऑन एनी लेटर इशूड बाय द ब्रांचेज ऑफ द आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर। दोस्तों कोई भी फंड पड़ा है, मान लो 5 लाख रुपए का फंड पड़ा है, ठीक है, आर्मड फोर्सेस हेडक्वार्टर से आ जाए कि हाँ आप इस फंड को रिलीज़ कर दीजिए या ऐसा कर दीजिए, दोस्तों PCDCDA को इन पर रिलाई नहीं करना है, राइट। PCDCDA को दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए अगर कोई भी अनऑथोराइज्ड फंड का उनको अलॉटमेंट करना है तो, राइट, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों 27 नंबर में क्या बोले? द सैंक्शंस एंड ऑर्डर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। दोस्तों सैंक्शंस जो है, सैंक्शन मतलब काम करने की परमिशन को सैंक्शन बोलता हूँ मैं, ठीक है। एक ऑथोराइज कर दिया किसी को, एक अथॉरिटी दे दी दोस्तों। जैसे कैश असाइनमेंट में क्या होता है, 1000 बार अपनों ने पढ़ा होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट है, किसको ऑथराइज कर रहा है? बैंक ब्रांच को, ट्रेजरी को। पैसा कौन निकालेगा? DDO निकालेगा, डिस्बर्सिंग ऑफिसर को। कितना पैसा निकाल सकता है? जितना उस पर लिमिट लिखी गई है। तो दोस्तों एक प्रकार की सैंक्शन ही तो है वो, राइट। द सैंक्शन एंड ऑर्डर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। दोस्तों सैंक्शंस और जो ऑर्डर्स जो है इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है रूल्स एंड जनरल ऑर्डर्स, अगला है दोस्तों ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशंस और तीसरा है सैंक्शंस टू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही है बातें? एक नंबर क्या है? रूल या जनरल ऑर्डर के रूप में आ जाएगा वो, दूसरा है ग्रांट्स या कोई अप्रोप्रिएशंस के रूप में आ जाएगा, तीसरा है सैंक्शंस दे दी एक्सपेंडिचर की, राइट। थ्योरेटिकल बात है दोस्तों, सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगला चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या है? ऑडिट ऑफ सैंक्शंस टू एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या है? अब दोस्तों अभी जो पढ़ा था वो स्क्रूटिनी था सैंक्शंस का, राइट, स्क्रूटिनी करना सैंक्शंस की, ऑर्डर्स की। अब दोस्तों सैंक्शन जो है पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर की है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड मामला है, राइट। तो दोस्तों रूल नंबर 33 जो है अप्रैल 2013 के अंदर पूछा गया था, राइट। तो इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको अकाउंट कोड की बातें। तो क्या है दोस्तों? पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया उसको नोट करना, उसको बोलते हैं लेखा बनाना या अकाउंट्स बनाना, ठीक है। इसको दोस्तों लेखांकन बोलते हैं, राइट। और दोस्तों पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया इसकी जांच करना, इसको बोलता हूँ मैं लेखा परीक्षा, इसको बोलता हूँ दोस्तों मैं ऑडिटिंग, राइट। अब स्टेट की ऑडिट कौन करता है? सेंटर की ऑडिट कौन करता है? स्टेट के अकाउंट कौन बनाता है? सेंटर के अकाउंट कौन बनाते हैं? ये आप अकाउंट कोड का चैप्टर नंबर 1 जाके पढ़ लीजिए, राइट, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों जो खर्च किया गया पैसा है उसकी सैंक्शन, राइट, या पैसा किस अथॉरिटी के तहत खर्च किया गया, राइट। तो दोस्तों इसकी जांच के नियम जो हैं इस टॉपिक में दिए गए हैं। ऑडिट ऑफ सैंक्शंस टू एक्सपेंडिचर, जो सैंक्शंस जो है एक्सपेंडिचर की उसकी ऑडिट करनी है, इसकी जांच के नियम जो है वो देखेंगे अपने, या क्या मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, इनकी जांच को ऑडिट ऑफ सैंक्शंस कहते हैं, राइट। समझ में आया थोड़ा सी बात? क्या है दोस्तों? खर्च किया पैसा, उसका अकाउंट्स बनाया, खर्च किए गए पैसे की जांच करूंगा, ऑडिटिंग होगी, लेखा परीक्षा। और दोस्तों जो खर्च किया गया पैसा है वो किस बेस पे किया गया, उसकी सैंक्शन दोस्तों किस अथॉरिटी के तहत किया गया, तो उसकी ऑडिट करना दोस्तों ऑडिट ऑफ सैंक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर कहलाता है, राइट, यस और नो। अब देखिए दोस्तों 33 नंबर पे चलिए, अप्रैल 2013 के अंदर ये पूछा गया है। क्या है इसके अंदर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑडिट
अब ये सब क्लोज है। इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की ऑडिट करनी है, इसके रिलेशन में एक फंक्शन है ऑडिट का, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑडिट, इसको ढक लीजिए, यहाँ से पढ़िए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑडिट इज टू सी दैट ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय द सैंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। जो भी आइटम पे पैसा खर्च किया गया है, जो भी आइटम पे एक्सपेंडिचर हुआ है, वो कवर होना चाहिए बाय द सैंक्शन ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन इट। जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है उस सैंक्शन को देने के लिए, राइट दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे पीएम जो है हमारा पंचिंग मीडियम है, इसके अंदर दोस्तों ट्रांसफर एंट्री की और रेक्टिफिकेशंस की पावर दी गई है, ठीक है। तो मान लो दोस्तों कोई भी आपको ट्रांसफर एंट्री करनी है, ठीक है। अब दोस्तों उसको वो मान लो 5 करोड़ की है, तो क्या उस पर डब्ल्यू के साइन हो जाएंगे कि मैं हाँ डब्ल्यू ऑथोराइज कर दे? तो दोस्तों वो नहीं है, वो फंड आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको डब्ल्यू से पार नहीं बढ़ेगी, ठीक है, आपको हायर लेवल पे जाना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों कोई भी मान लो आर्मी यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको मान लो 50 एसी खरीदने हैं, ठीक है। एक एसी मान लो 50,000 का है, ठीक है, तो कितना हो गया? ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी ना, मतलब जितनी भी अमाउंट हो जाएगी तो दोस्तों उनके कर्नल के पावर में नहीं आएगी, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो उसको कर्नल से ज़्यादा दोस्तों ब्रिगेडियर, ठीक है, आगे और हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ सकता है, राइट। आर्मी की हायरार्की दोस्तों पता है आपको, रैंकिंग पता है, उसका भी दोस्तों अलग से वीडियो है, वो भी देखिए दोस्तों। ये सपोर्टिंग वीडियो बहुत काम आएंगे जब ये किताबें आप पढ़ोगे, राइट। तो दोस्तों उसको कर्नल की पावर में नहीं आएगा तो उसको अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, उसकी पावर में नहीं आएगा तो उसको और नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के उसमें जाना पड़ेगा, राइट, उसकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी, राइट। तो इसके अंदर ये बात बोली गई है। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों 34 नंबर पे क्या है? इट इज़ इम्पेरेटिव दैट, इम्पेरेटिव मतलब जरूरी है, दैट अटमोस्ट केयर एंड अटेंशन शुड बी डिवोटेड टू द वर्क कनेक्टेड विद द ऑडिट ऑफ सैंक्शंस टू एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इट इज़ इम्पेरेटिव, जरूरी है कि अटमोस्ट केयर मतलब मैक्सिमम केयर रखी जाए, ध्यान रखा जाए, शुड बी डिवोटेड टू द वर्क कनेक्टेड विद द ऑडिट ऑफ सैंक्शंस टू एक्सपेंडिचर। दोस्तों जो एक्सपेंडिचर हो गया और उसकी जो सैंक्शन है उसकी अगर आपको ऑडिट करनी है तो आपको अटमोस्ट केयर और अटेंशन उस पर देनी है, राइट। क्यों देनी है? एज वंस ए सैंक्शन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन ऑडिट, अगर ऑडिट के अंदर एक सैंक्शन एक्सेप्ट हो गई, एक्सपेंडिचर में हैव टू बी पास्ड अगेंस्ट इट फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मान लो किसी भी मद पे पैसा खर्च करना है, ठीक है, कोई भी आइटम है दोस्तों, मद यानी आइटम बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है, तो उस पर पैसा खर्च करना है, राइट। तो दोस्तों उस आइटम की जरूरत का यूनिट्स को बार बार पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपने एक उसने सैंक्शन दिखा दी कि हाँ सर ये मेरे पास तो ये सैंक्शन है, ठीक है, और आपने उसको पास कर दिया, तो दोस्तों अगली बार भी वही लेके आ जाएगा कि हाँ पिछली बार तो पास हो गया। तो दोस्तों एक लेंथ ऑफ टाइम मतलब एक लंबे समय तक क्या है कि जब तक उसको हम ढंग से स्क्रूटनी नहीं करेंगे, मान लो वो गड़बड़ थी सैंक्शन में, तो एक लंबे टाइम तक एक्सपेंडिचर दोस्तों पास हो सकता है, जो कि स्टेट को लॉस हो सकता है, ठीक है, जो पब्लिक मनी का जो एक्सपेंडिचर है उसका लॉस हो सकता है, राइट। वही बचाना दोस्तों ऑडिट का काम है, उसकी जांच करना ही तो दोस्तों ऑडिट का काम है, राइट। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों 35 नंबर इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। ये दोस्तों आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगा, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शन, दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल सैंक्शन लेनी है, फाइनेंशियल सैंक्शन मतलब पैसा खर्च करने की सैंक्शन, ये समझिए आप इससे। ए ग्रुप ऑफ वर्क्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ वन, ए ग्रुप ऑफ वर्क्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ वन। दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्क्स है मतलब एक काम यहाँ है, 2 काम यहाँ है, 3 काम यहाँ है और 4 काम दोस्तों, और ये सिमिलर नेचर के हैं, ठीक है। 4 वर्क हैं, ये चारों सिमिलर नेचर के हैं और इनको एक में पर्टिकुलर पूरा ग्रुप बोल सकता हूँ, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ वर्क्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ वन, राइट, अलग अलग हैं लेकिन एक ग्रुप बोल सकता हूँ। मान लो दोस्तों 10 क्वार्टर मुझे बनाने हैं, ठीक है, ठीक है, सेम बनेंगे, लेकिन दोस्तों उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने तो 10 रूम है, मुझे 10 क्वार्टर बनाने हैं, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट को दोस्तों एज ए होल काउंट कर सकता हूँ एक एंटिटी में, राइट। मान लो मुझे दोस्तों 10 कूलर खरीदने हैं, ठीक है, खरीदूंगा तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 10, लेकिन पूरे को एक होल एंटिटी काउंट कर सकता हूँ मैं। दोस्तों 10 एसी खरीदने हैं मुझे, खरीदूंगा तो दोस्तों अलग अलग होंगे लेकिन पूरे एंटिटी काउंट कर सकता हूँ, तो ये बात इसके अंदर बोली गई। एंड द प्रोजेक्ट शैल बी कंसीडर्ड एज वन वर्क, मतलब पूरे को एक काम काउंट किया गया। द नेसेसिटी फॉर ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ ए हायर अथॉरिटी टू ए प्रोजेक्ट, द नेसेसिटी फॉर ऑब्टेनिंग, जरूरत है ऑब्टेन करने की सैंक्शन किससे? हायर अथॉरिटी की, उस प्रोजेक्ट के लिए। इज नॉट अवॉइडेड बाय रीजंस ऑफ द फैक्ट दैट द कॉस्ट ऑफ ईच पर्टिकुलर वर्क इन द प्रोजेक्ट इज विद इन द पावर्स ऑफ द लोअर अथॉरिटी। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? मान लो आपको 10 एसी खरीदने हैं, ठीक है, या 10 कूलर खरीदने हैं। एक कूलर 5000 का है, ठीक है, 10 कूलर कितने होंगे? 50,000 के। 10 एसी खरीदने हैं, एक एसी दोस्तों 50,000 का है, 10 एसी कितने होंगे? 5 लाख के। तो इसके अंदर ये बोल रहा है दोस्तों कि मान लो एक जो आइटम है, मान लो कूलर है 5000 का है, तो वो मेरी अथॉरिटी के अंदर आ रहा है, आर्मी यूनिट से मान लो, उसके अंदर उसको हेड करने वाला दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है, उसकी पावर में आ रहा है, राइट। जैसे 50,000 का एसी है, ये उसकी पावर में आ रहा है। अब दोस्तों जैसे उसको 10 एसी खरीदने हैं, ठीक है, एसी तो दोस्तों गर्मी में ही खरीदेगा, तो दोस्तों जब 10 एसी खरीदेगा तो वो उसको दोस्तों कई बार क्या होता है गैप में खरीदते हैं, जैसे एक महीने में पहले एक एसी खरीद लिया, फिर 2-4 दिन बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा करके 10, कि हाँ हम जो हायर अथॉरिटी है उसकी सैंक्शन अवॉइड कर लें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके लेफ्टिनेंट कर्नल है तो इसको कर्नल की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, कर्नल की पावर में नहीं आ रहा तो उससे ऊपर हायर जो रैंक है ब्रिगेडियर की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, ब्रिगेडियर से नहीं आ रहा तो जनरल, मेजर, जनरल, ऐसे जो पूरी रैंक बताई गई है। तो क्या करते हैं दोस्तों, वो अवॉइड नहीं कर सकते, ऑडिट का यही काम है,
कि जो ऑडिट, जो एक्सपेंडिचर की ऑडिट है, वो यही देखना है कि क्या उन्होंने ये चीज़ें अवॉइड तो नहीं करी है कि सेम आइटम मंगवाया है, सेम वर्क है, सेम प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन उनको क्या तोड़ तोड़ के उन्होंने हायर अथॉरिटी की सैंक्शन को अवॉइड करने के लिए उनको तोड़ दिया, राइट। तो ये बात इसके अंदर लिखी गई है। इन शॉर्ट, अ मेजर मतलब ए मेजर एज ए होल रिक्वायरिंग द सैंक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटी शुड नॉट बी सैंक्शन इन इंस्टॉलमेंट बाय लोअर अथॉरिटी। क्या बोल रहे दोस्तों, लोअर अथॉरिटी क्या है कि 10 आइटम मंगाने हैं सेम नेचर के, तो ऐसे नहीं है कि उसको तोड़ तोड़ करके धीरे धीरे करके एक डेफिनेट गैप के अंदर उन चीज़ों को मंगाए। 10 आइटम है तो दोस्तों 10 को एक साथ मंगाओ। और ऐसा भी क्यों मंगाना है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा, ठीक है, कन्वीनियंस फीस लगेगी, ठीक है, मैन पावर लगेगी, तो दोस्तों वो भी एक प्रकार से स्टेट को लॉस है, राइट। तो इसलिए उसको हायर अथॉरिटी की सैंक्शन को अवॉइड करने के लिए वो चीज़ें अगर होती है तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, राइट। तो दोस्तों 35 रूल तक आज अपनों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो 36 जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।